हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरा जो चैनल है वो आपकी हेल्प करता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हम हमारे हिंदी में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं और अब तो सीईटी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी आ चुका है। अब तो ये बात भी पक्की है कि अपना एग्जाम टाइम से होगा। तो देखिए, आज हम पढ़ते हैं वर्णमाला, यानी कि आज हम मोटा मोटा जो वर्णों का जो परिचय है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, मैंने इसमें काफ़ी डीप लेवल उठाया है। चाहे आप एचटेट दे रहे हों, सीटेट दे रहे हों, आप अपना सीईटी का एग्जाम दे रहे हों, या आप DSSB का भी एग्जाम क्यों ना दे रहे हों। इन शॉर्ट, आप जहाँ कहीं भी हिंदी का वो पोर्शन आपके एग्जाम में आएगा, वो आपका पेपर जितना मैं पढ़ाऊंगी उससे बाहर उसमें कुछ नहीं आएगा। तो देखिए, अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो आप मेरी वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है वर्णमाला। तो देखिए, सबसे पहले हम कुछ छोटी छोटी बेसिक बातों को पढ़ लेते हैं। जैसे ध्वनि। ध्वनि क्या है? अपनी जो मौखिक भाषा है उसकी सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या है? लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? क्योंकि ध्वनि क्या है? मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई। लेकिन वर्ण क्या है? अपने लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है। अब देखिए, अक्षर। ध्वनि से हम वर्ण पे आते हैं। पहले बोलना सीखते हैं, फिर लिखना सीखते हैं, उसके बाद हम अक्षर बनाते हैं। तो देखिए, आपकी अक्षर या वर्ण, इसको हम कई बार एक भी कंसीडर कर लेते हैं। ये क्या है? आपकी भाषा की वो इकाई है जिसके और टुकड़े ना हो सके। ठीक है। अब अपना शब्द, अक्षर से हमने क्या बना लिया? शब्द बना लिया। शब्द क्या होगा? अर्थ की दृष्टि से भाषा की छोटी इकाई, यानी कि एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी भाषा की अपनी छोटी इकाई है जिसका अपना एक अर्थ है, वो भी सार्थक। ठीक है। वाक्य क्या होगा? अर्थ की दृष्टि से भाषा की बड़ी इकाई, क्योंकि कई सारे शब्द आएंगे ना इसमें, तो ये क्या है? अपना भाषा की बड़ी इकाई। अब वाक्य से पहले पद भी आता है। ये पद क्या होगा? देखिए, पद व्याकरणिक योग्यता प्राप्त लघुत्तम इकाई है। जैसे मैंने यहाँ पे एक वाक्य लिखा है, मैं आम आदमी हूँ। अब देखिए, ये जो आम है ना, ये एक इसका क्या है? शब्द है। लेकिन इस शब्द को हमने पद बोल दिया। क्यों? क्योंकि ये वाक्य में प्रयोग हुआ है, साथ ही साथ इसका अपना कुछ न कुछ मीनिंग है, और ये सबसे छोटी इकाई है। किसकी? आपके जो व्याकरणिक योग्यता है ना, उसके अनुसार ये आपकी सबसे छोटी इकाई है। ठीक है। इन शॉर्ट, पहले ध्वनि, फिर वर्ण, फिर अक्षर, फिर आपका शब्द, फिर आपका पद, फिर वाक्य। ठीक है। अब देखो, वर्णों का वह समूह जो स्वतंत्र रूप में लिखा जाए उसे हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। लेकिन जब वही शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाए तो हम उसे क्या कहेंगे? पद कहेंगे। ठीक है। अब देखिए, जो वर्णमाला है वो होती क्या है? ठीक है। ये जो वर्णमाला है, ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? वर्ण प्लस माला, यानी कि वर्णों की माला। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। अब जो आपके वर्ण है ना, वो भी एक ऑर्डर में अरेंज किए गए हों। ठीक है, एक व्यवस्थित क्रम में, उसी को हम क्या बोलेंगे? वर्णमाला। अब जो अपनी हिंदी वर्णमाला है उसमें कितने स्वर हैं? 11। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करता है कि कुल कितने स्वर हैं, तो आप क्या आंसर करोगे? 13। अब देखो, जो अंग और अह है, इसको भी इसने इस 13 में जोड़ दिया है। और सिंपल जो 11 स्वर हैं वो कौन कौन से हैं? ए, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, और आपका रि, ऋषि। ठीक है। अब देखिए, आपका जो स्वर है, जो व्यंजन है, इनके बीच की जो कड़ी होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? आयोगवा। ठीक है। यानी कि वो कड़ी जो शब्द और व्यंजन के बीच में रहती है उसको हम क्या बोलेंगे? आयोगवा। ठीक है। लेकिन इसे में आपको एक और बात याद रखनी है। क्या? कि स्वर व व्यंजन के बीच का उच्चारण की कड़ी, ये सिर्फ कड़ी है। यहाँ पे अगर उसने उच्चारण शब्द का यूज कर दिया कि उच्चारण की कड़ी, वो कौन होगा? अपने
अंत्यस्थ व्यंजन, यानी कि य, र, ल और व। ठीक है, ये दोनों चीजें दिखने में आपको एक जैसी लग रही होंगी, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से आपका य, र, ल, व यानी कि अंत्यस्थ व्यंजन। और सिंपली अगर आपसे कड़ी पूछे तो आप क्या आंसर करोगे? आयुग्वा। ठीक है, अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं अपना जो स्वर है उसको बड़े ही डिटेल से। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो स्वर क्या होते हैं? तो बताइए, आपका जो स्वर है वो क्या होगा? हम बचपन से पढ़ते हैं। अब अगर मैं डेफिनेशन से पूछूं तो हमारे जो स्वर हैं वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले व लिखे जाते हैं। ठीक है, यानी कि कौन से वर्ण जिनको बोलने में या लिखने में हमें किसी और की हेल्प ना लेनी पड़े। अब आपके जो स्वर हैं इनके भी टाइप होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर आपके जो स्वर हैं वो कितने टाइप के हैं। तो कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के। कौन कौन से? आपका मूल स्वर और दीर्घ स्वर। अब जो मूल स्वर है इसको हम ह्रस्व स्वर भी बोल देते हैं, इसको हम लघु यानी कि छोटा लघु स्वर भी बोल देते हैं। ऐसे ही आपका जो दीर्घ है उसको हम गुरु स्वर भी बोल देते हैं, संधि स्वर भी बोल देते हैं, और इसी में हम संयुक्त स्वर को भी बोलते हैं, या इसको हम ये बोल सकते हैं कि आपका जो संधि स्वर है इसी को हम फिर फर्दर 2 टाइप में डिवाइड करके दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर करके पढ़ते हैं। बट ये वही बात है, बात तो एक ही है, लेकिन इसी को तोड़ तोड़ के हमने लंबी कहानी बना दी। ठीक है, अब देखिए, आपके जो मूल स्वर हैं वो कौन कौन से हैं? आपका मूल स्वर है यानी कि आपका जो ह्रस्व स्वर है, जो लघु स्वर है वो कौन कौन से हैं? ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ठीक है, अगर मैं इसी कड़ी में दीर्घ स्वर की बात करूं तो वो कौन कौन से हैं? देखिए, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये तो हो गए दीर्घ, यानी कि जो ये छोटे थे ना इन्हीं को हमने मात्रा लगा के बड़ा कर दिया। ठीक है, अब मैंने बताया था ना कि हम संधि स्वर को ही संयुक्त स्वर भी बोल देते हैं, या फिर कई बार आपको किसी बुक में क्या लिखा मिल सकता है कि आपकी जो संधि स्वर है उसको हम 2 टाइप से पढ़ते हैं। तो वो सब कहने की बातें होती है, मैं आपको सिर्फ वो ही पढ़ा रही हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो वहां पे आपसे इतना बच्चों वाला सवाल नहीं करेगा वो। ठीक है, वो आपसे मतलब ऐसा क्वेश्चन करेगा जिससे आपका माइंड का पता चले। तो देखिए, आपके अंडरस्टैंडिंग पे बेस होंगे। संयुक्त स्वर कौन से हैं? ए, आई, ओ, औ। अब हमने इनको संयुक्त क्यों बोला है? इसके पीछे कोई तो रीजन होगा ना कि भाई हमने इनको संयुक्त क्यों बोला है। अब क्यों बोला है? क्योंकि ये एक या एक से ज्यादा से मिलके बने हैं। ठीक है, यानी कि एक वर्ण से ज्यादा वर्ण इसमें मिले हैं तभी जाके ये बने हैं। इसको भी हम पढ़ेंगे। अभी देखिए, अब हम पढ़ते हैं जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो सजातीय और एक विजातीय। सजातीय यानी कि जिसमें सारे के सारे एक ही जैसे हों। ठीक है, यानी कि वो दिखने में एक जैसे हों, अपनी ही जाति से बिलोंग करते हों। विजातीय यानी कि एक अलग होगा और दूसरा अलग होगा। सजातीय को हम कई बार स्वर्ण स्वर भी बोल देते हैं और इनको अस्वर्ण स्वर। किसको? विजातीय को। तो देखिए, सजातीय स्वर आपके कौन कौन से होंगे? आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। और विजातीय स्वर कौन कौन से होंगे? ए, आई, ओ, औ। क्यों? चलो पढ़ते हैं। आ, ए प्लस ए से क्या बन गया? आ। बड़ी ई है, छोटी ई प्लस छोटी ई से क्या बन गई? बड़ी ई। बड़ा ऊ है, ऊ प्लस ऊ यानी कि छोटा ऊ, अगर दोबारा से छोटा ऊ इसमें ऐड हो गया तो क्या बन गया? बड़ा ऊ। तो इसको हमने क्या बोल दिया? सजातीय। लेकिन आपका जो ए है, ठीक है, ये कैसे बना है? ए प्लस छोटी ई से। आई है, वो ए में क्या ऐड हुआ है? आपका ए। ठीक है, ओ है, ए प्लस ऊ से बना है। औ है, ए प्लस ओ से बना है। ठीक है, यानी कि ये अलग है, ये अलग है, ऐसे ये अलग है, ये अलग है, यानी कि अलग अलग हो गए ना। इसमें देखो ए था, यहाँ भी ए था, ई थी, यहाँ भी ई थी। तो जो ये सेम सेम है इसको हमने सजातीय बोल दिया, जो डिफरेंट है वो विजातीय बोल दिया। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए, मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन करती हूँ कि आपका जो मूल दीर्घ स्वर है वो कौन सा है? ठीक है, कौन सा है? आ।
हमने अभी अभी पढ़ा था ना कि एक तो होगा दीर्घ स्वर और एक होगा लघु स्वर। लघु मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा, और मूल दीर्घ स्वर कौन सा है आपका? अ। ठीक है, अब देखिए, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि आपकी जो जीभ है, जीभ के भाग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, यानी कि जब हम इन्हें बोलते हैं तो हमारी जो जीभ है वो कैसे, मतलब उसका कौन सा हिस्सा उसको बोलने में हमें हेल्प करता है। तो इसके बेस पे कितने टाइप का है? 3, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अगर मतलब आगे का हिस्सा जिसमें हमारी जीभ का यूज होगा, मध्य में जिसमें हमारी जीभ का मध्य वाला पोर्शन यूज होगा, और पश्च स्वर यानी कि हमारी जीभ का जो पिछला हिस्सा है उसका इसमें ज्यादा योगदान रहेगा। तो देखिए, जो अग्र स्वर है वो कौन सा है? आपकी ई, बड़ी ई, ए, ऐ और ऋ ऋषि। आप इनको मेरे साथ साथ बोल के देखिए। देखो, ई, बड़ी ई, ए, ऐ और ऋ ऋषि यूज हुए ना। अपनी जो जीभ का आगे वाला हिस्सा है वो ज्यादा यूज हुआ। मध्य स्वर ए, उदासीन, यानी कि ना तो पीछे से ज्यादा इसको मतलब मदद चाहिए, ना आगे के हिस्से से, ये मतलब बीच से हमने बोल दिया। और उदासीन यानी कि इसको बोलने में आपको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अब देखो, पश्च स्वर यानी कि ऊ, ऊ, ओ, औ, आ। आपका जो गला है ना, वहां पे देखो, वहां से आपकी जीभ को कितना इस पे मतलब काम करना पड़ रहा है। तो ये हो गए आपके जीभ के भाग के आधार पर स्वरों का डिवीजन। ठीक है, अब हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। देखो, अब आपने एक बात तो नोट की होगी, जीभ को हमने पढ़ा, इसको 3 प्रकार से हमने बांट दिया, आगे का हिस्सा, बीच का और पीछे का। अब होठों को आप कैसे डिवाइड करोगे? या तो अगर आप बोलते हो तो आपके होठ कैसे बनेंगे? गोलाकार लेंगे या फिर गोलाकार नहीं लेंगे। अब ये तो है नहीं कि एक होठ से आपने कुछ बोल दिया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो देखिए, इसके आधार पर हमने इसको 2 टाइप बना दिए। कौन कौन से? एक तो वृत्तमुखी यानी कि गोलाकार, जिसमें आपका अगर आप किसी भी वर्ण को बोलते हो तो आपकी होठ गोल वाला आकार ले लेते हैं, यानी कि उनकी जो शेप है वो गोल हो जाती है। जैसे ऊ, ऊ, ओ, औ। बनाना, आप मेरे साथ साथ बोल के देखो, ऊ, ऊ, ओ, औ। बनाना। अब देखो, अवृत्तमुखी यानी कि जिसमें आपके होठों का गोल आकार है वो ना आए। जैसे ए, आ, ई, री, ए, ऐ। आप मेरे साथ साथ बोल के देखो, ए, आ, ई, री, ए, ऐ। अब एक बार इनको फिर से बोलो, ऊ, ओ, औ। अब डिफरेंस पता चला, फील हुआ ना? इस चैप्टर को आप जितना समझ के मतलब याद करोगे ना, आप लाइफ में नहीं भूलोगे। अगर आपने इस चैप्टर को रटा, थोड़े ही टाइम के बाद आप इसको भूल जाओगे। इसमें कुछ भी याद करने का है ही नहीं, इसको सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, वो भी कैसे? प्रैक्टिकली। ये पूरा का पूरा जो आपका चैप्टर है ये आपको मेरे साथ साथ बोलना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब मुख विवर यानी कि आपका मुंह जब खुलता है उसके बेसिस पे हमने स्वरों को डिवाइड कर दिया। कितने टाइप से? 4 टाइप से। कौन कौन से हैं? चलो भाई पढ़ते हैं। इसमें देखो, आपका पहला कौन सा है? विवृत स्वर, जिसमें आपका मुंह जो है पूरा का पूरा खुलेगा। जैसे आ, बोल के देखो, आ खुला ना? क्या आपने मुंह को बंद रख के आप आ बोल सकते हो? नहीं। दूसरे वाला अर्ध विवृत स्वर, यानी कि विवृत में पूरा खुला था, अर्ध विवृत यानी कि इससे कम खुलेगा। सिंपल सी बात है। जैसे ए, औ। इसका मतलब क्या हुआ? विवृत से कम खुला। ठीक है, नेक्स्ट है संवृत स्वर। इसमें क्या होगा? आपका जो मुंह है ना वो लगभग बंद सा ही रहेगा। जैसे ई, ऊ, री। आप इनको बोल के देखो।
अब आप बोलोगे ऊ ऊ बोल रहे हैं तो मुंह बंद कैसे, हमारे जो होठ हैं वो तो गोलाकार ले रहे हैं। अरे उनका आकार गोल है, लेकिन आप उनको बोल के देखो ना, मुंह कितना खुला। आप अपने मुंह से एक बार इनको दोबारा बोल के देखो, देखो ई उ उ, कुछ ज्यादा आपको खोलना तो नहीं पड़ा ना, जैसे आ में हमने खोला था, आ कितना खुला था। अब अर्ध संवृत स्वर, इसमें क्या होगा, इसमें लगभग बंद था, लेकिन इसमें थोड़ा सा कम खुला हुआ होगा, यानी कि इसमें जितना खुल रहा था इसमें उससे भी कम खुलेगा, एकदम ना के बराबर, जैसे ए ओ। ठीक है, ये आप खुद बोल के देखो। देखो आपने बोला आ पूरा खुला, ठीक है, याद हो गया। ए औ, देखो इसके बजाय कम खुला। अब इसमें ओ है, ओ, और ये औ, देखो पहले ओ बोलो फिर औ बोलो। ओ में कितना खुला, बहुत कम। औ में कितना खुला है, देखो ओ बोलो ओ, अब औ बोलो। ओ में कितना खुला, बिल्कुल ही कम। औ में काफी ज्यादा, इसके बजाय तो काफी ज्यादा। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको बार बार बोल के देखो। जब आप इनको बोल बोल के देखोगे आपको इनके बीच का डिफरेंस समझ आ जाएगा, और फिर आप इनको अगर एग्जाम में बैठ के आप बाय चांस कुछ भूल भी गए ना, तो भी आप इनको अपने मुंह से खुद बोल के अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है अपना उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के प्रकार। यानी कि जब आप स्वरों को बोलोगे तो जो उच्चारण करोगे उस टाइम पे आपने कितना समय लिया है, उसके बेस पे हमने इसको डिवाइड कर दिया। अगर इसको देखें तो जो हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था ये वो ही है। ठीक है, वो ही हर्षव स्वर या लघु स्वर और दीर्घ स्वर, ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन इसमें नया क्या है, प्लुत स्वर। वैसे तो ये संस्कृत में यूज होता है, बट हम उच्चारण में अगर ये पूछ लेता सामने वाला कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के प्रकार, तो हम इसको काउंट कर लेते हैं। इसको भी समझना बिल्कुल ही आसान है, ये दो तो आप पहले ही समझ चुके हो। ठीक है, हर्षव स्वर या लघु स्वर कौन से होंगे, आपका ए, छोटी ई, छोटा उ और री। आपका दीर्घ स्वर कौन सा होगा, आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, जब आप इनको बोलते हो लघु स्वर को, इसमें आपको एक मात्रा तक का ही टाइम लगता है, यानी कि एक मात्रिक हम इनको बुला सकते हैं। जब आप दीर्घ स्वर को बोलते हो, इनका उच्चारण करते हो, तो आपको दो मात्रा का समय लगता है, तो हम इनको क्या बोल देते हैं, द्विमात्रिक। प्लुत स्वर क्या है, जब आप इनको उच्चारण करोगे आपको 3 मात्रा तक का समय लगेगा। ठीक है, तो हमने इनको क्या बुला दिया, त्रिमात्रिक। अब जो आप संस्कृत में या आपने घर पे कभी हवन हुआ हो, जो वो मंत्र सुने हैं ना, उसमें देखो कितना ज्यादा टाइम लगता है। जैसे ओम है, ओम, तो यानी कि ज्यादा टाइम लगा ना, आ, ए और फिर ओम, सबसे ज्यादा टाइम किसमें लगा, ओम में। ठीक है, तो यही क्या है आपका प्लुत स्वर, यानी कि इनको बोलने में आपको हर्षव स्वर से ज्यादा स्वर कौन लेगा, दीर्घ, और दीर्घ से भी ज्यादा उच्चारण में समय कौन लेगा, आपका प्लुत स्वर। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब आप बोलोगे कि उच्चारण आपने पहले भी पढ़ा दिया, वो हमने पढ़ा है उच्चारण में कितना टाइम लगा उसके बेसिस पे। अब हम पढ़ रहे हैं कि हमने जब उच्चारण किया है ना, तो हमने कौन से स्थान से, कौन सी जगह से उच्चारण किया है। जैसे कंठ से करते हैं, कंठ से किस किस का आप उच्चारण करोगे, ए, आ। अब बोल के देखो कहाँ पे आपका पूरा का पूरा इनका भार कहाँ पे आया, ए, आ। बोल के देखो कहाँ पे आया, कंठ पे। मूर्धन्य स्वर जैसे री, री, ये कहाँ पे आया, कंठ से थोड़ा सा आगे आओगे ना, अपने होठों की तरफ आओगे, यानी कि कंठ से थोड़ा ऊपर की तरफ आओगे, तो वहां पे जैसे आपने री बोला, कहाँ पे आया पूरा का पूरा भार, री, यानी कि आपके मूर्धा पर। उसके बाद है तालव्य स्वर, यानी कि आपके तालू पर इनका सबसे ज्यादा भार आएगा। इनको बोलिए देखो, ई, ई, यानी कि कहाँ आया, जहां पे आप अपना मुंह खोल के देखोगे ना मिरर के सामने, आपको सामने दिखाई देगा। ठीक है, जो ऊपर की तरफ स्पेस होगा ना वो, यानी कि थोड़ा सा आपको स्पेस दिखेगा,
ऊपर की तरफ। आप खुद बोल के देखो, आपको फील हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ई, ई बोल के देखा ना। अब दंत यानी कि जो दांत से बोले जाएंगे, ऐसा कोई स्वर नहीं है जो आप दांत से बोलते हो, ठीक है। अब बात आ गई ओष्ठ स्वर, यानी कि जो आप अपने होठों से बोलते हो। कौन कौन से? ऊ, ऊ। क्या आप अपने होठों को नॉर्मल रख के इनको बुला सकते हो? ऊ, ऊ। जी नहीं। नेक्स्ट है आपका कंठ प्लस तालव्य, यानी कि जिसमें आपका कंठ भी लगे और आपका तालु भी लगे। वो कौन कौन से हैं? ए और आई। अब आप एक बात बताइए मेरे को, ये जो ए है वो किससे बना है? जो ए है वो ए प्लस ई से बना है। ए किस में आ गया? कंठ में। ई किस में आ गई? तालु में। तो ए किससे बन गया? कंठ प्लस तालु, ठीक है। ऐसे ही आपका आई, तो ए और आई आपके किस में काउंट होंगे? कंठ प्लस तालु, ठीक है। नेक्स्ट है अपना कंठ प्लस ओष्ठ है, यानी कि इसमें आपका कंठ भी लगेगा, आपका होठ भी लगेगा। तो देखो, जैसे हमने ए आ कहाँ से पढ़ा था? कंठ से। तो ए आ ये इसमें भी तो आ रहे हैं ना। अगर हम इन मात्रा को हटा दें तो आ आया ना दोनों में। अब देखो ओष्ठ, यानी कि आपने इससे पहले होठों से क्या क्या बोला था? ऊ, ऊ। तो देखो ओ किससे बना है? ए प्लस ऊ से। औ किससे बना है? ए प्लस ओ से। तो ये दोनों काउंट हो गए ना, यानी कि आपका कंठ भी और आपका ये जो ओष्ठ है होठ वाला है ये भी। इन शॉर्ट आपको ये रटने की जरूरत है ही नहीं। क्यों? मैंने आपको ये बड़े अच्छे से समझा दिया है। सबसे पहले कंठ से क्या बोलेंगे? ए आ। मूर्धा से री ऋषि। तालु से ई ई। दंत से ऐसा कोई भी स्वर नहीं है जो आप अपने दांतों से बोलते हो, ठीक है। ओष्ठ से ऊ ऊ। कंठ प्लस तालु यानी कि ए आई। क्यों? क्योंकि ए किससे बना है? ए प्लस ई से, और आई बना है ए प्लस ए से, ठीक है। और ए किससे बोला जाएगा? कंठ से। और आपका ई है वो किससे बोला जाएगा? तालु से। हो गया ना कंठ प्लस तालु। ऐसे ही आपका कंठ प्लस ओष्ठ, यानी कि आपका होठ। कंठ से ए आ, ठीक है भाई। हमने होठ से क्या क्या बोला था? ऊ ऊ। हो गया ना। तो ओ किससे बना है? ए प्लस ऊ से। औ बना है ए प्लस ओ से, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखिए, आपको एक पॉइंट और याद रखना है। क्या? कि आपके जितने भी स्वर है ना वो सघोष होते हैं और अल्प प्राण होते हैं। अब ये सघोष क्या है और अल्प प्राण क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी के नीचे आपको इजी रहे समझने में, मैंने आपके लिए जो उच्चारण स्थान है किसका? व्यंजन का, वो भी यहाँ पे लिख दिया है, ताकि जब भी आप पढ़ो तो आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है। तो ये भी हम पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम व्यंजन को थोड़ा और पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो को मैं इतना ही रखती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको सब समझ आया होगा। अगर आपको समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।